Assalamu alaikum girls. Today we have to start from page number 64, paragraph 2. It's about Hubble again, and in the previous lecture we discussed about why is Hubble as a space telescope better than the other telescopes that are placed on planet's surface. And then we talked about its distance with which it is orbiting the Earth. The next point that we discussed was the supervision of Hubble and how accurate the images are that are taken by Hubble. And we also talked about the speed with which it is orbiting the Earth. So moving on, today's topic, we are going to have some more information about this telescope. Let's start reading, and I'm going to explain each and everything side by side. Astronomers focused Hubble on what appeared to be a nearly empty patch of sky for 10 days. Now, since we were talking about the images that were taken by Hubble, okay, this time they are talking about a particular image that they wanted to take. So they had focused Hubble on an empty patch of sky. Empty patch means that seemed without any stars, without any galaxies. So the scientists focused Hubble there. कहाँ पे रखा गया था बच्चों इसको? लेट मी एक्सप्लेन कि 10 डेज़ के लिए इन्होंने हबल को ऐसी जगह पे रखा था, फोकस किया था उसको, जो कि बिल्कुल एम्प्टी पैच लग रहा था स्काई का. The results contain 10,000 galaxies at various stages of evolution and covers a patch of sky smaller than the size of a pinhead held at arm's length. और जो रिजल्ट्स आए उन 10 डेज़ के बाद वो क्या थे, उस एम्प्टी पैच ऑफ स्काई में एक्चुअली क्या था, 10,000 गैलेक्सीज थी जो कि अपनी डिफरेंट स्टेजेस में थी. एवोल्यूशन मीन्स डेवलपमेंट, आगे मज़ीद एक्सपैंड हो रही थी, बढ़ रही थी, ठीक है. एंड कवर्स अ पैच ऑफ स्काई, और इन्होंने कितना आसमान का हिस्सा कवर किया हुआ था, स्मॉलर देन द साइज ऑफ अ पिन हेड. पिन हेड आपको समझ में आ रहा होगा, पिन का हेड कितना छोटा सा होता है, उससे भी छोटा एरिया स्काई का इन सारी गैलेक्सीज ने कवर किया हुआ था, जिनको आप एक डिस्टेंस के ऊपर रखते हो, एक कंसिडरेबल डिस्टेंस के ऊपर. To photograph the entire sky in this detail would require 13 million Hubble images with comparable exposure. इस तरह की फ़ोटोग्राफ लेने के लिए जो एक स्पेशल फ़ोटोग्राफ साइंटिस्ट ने ली थी, ठीक है, इसके लिए क्या ज़रूरी था कि एक पूरे स्काई की डिटेल से कितनी पिक्चर्स ली जाती, 13 मिलियन हबल पिक्चर्स लेता और उनका एक्सपोजर भी अच्छा होता. द स्टनिंग इमेज वॉज कॉल्ड द हबल डीप फील्ड, और जो रिज़ल्ट में इन्हें इमेज मिला, स्टनिंग मीन्स सरप्राइजिंग, वंडरफुल इमेज जो कि पिक्चर मिली, उसका नाम क्या था, हबल डीप फील्ड. तो अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन किया जा सकता है कि व्हाट इज़ मेंट बाय हबल डीप फील्ड. आप यहाँ से फिर बता सकते हो कि हबल डीप फील्ड कौन सा इमेज था. वो वाला इमेज जहाँ पे 10 डेज के लिए एम्प्टी पैच ऑफ स्काई पे साइंटिस्ट ने इसको रखा था, ठीक है, फोकस कराया था, और एज अ रिजल्ट 10,000 गैलेक्सीज को वेरियस स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन में इसने कवर अप किया था. और ये क्या पता चला था कि पूरे का इतनी ये जो गैलेक्सीज हैं, इन्होंने कितना साइज स्काई का लिया हुआ है, लेस देन अ पिन हेड, ठीक है. नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ. द कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉस्मोस फाइनली केम इनटू फोकस इन द लेट 1990s एंड अर्ली इनटू द फर्स्ट डेकेड ऑफ 21st सेंचुरी. अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में आपको स्टार्टिंग सेंटेंस से पता चल रहा है दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉस्मोस, कॉम्पोजिशन ऑफ द यूनिवर्स. किस तरह से यूनिवर्स बना हुआ है, क्या मटेरियल है इसके अंदर, ठीक है, बात करेंगे. फाइनली केम इनटू फोकस, ये कब फोकस में आई ये बात, पहले तो और तरह की चीज़ें फोकस करते रहे साइंटिस्ट, लेकिन 1990s में और फर्स्ट 10 years ऑफ 21st सेंचुरी में क्या चीज़ फोकस में है कि किस यूनिवर्स किस कॉम्पोजिशन से बना हुआ है, क्या इसके अंदर मटेरियल यूज़ हुआ है, ठीक है. The part of the universe with which we are most familiar, like planets, moons, stars, nebulas, and galaxies, accounts for less than 1% of the universe's total contents. Now, this is something wonderful. हमें लगता है कि यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या हैं, प्लैनेट्स हैं, मून्स हैं, स्टार्स हैं, और नेबुलास. नेबुलास क्या होते हैं, गैस क्लाउड्स, ठीक है, जिनसे फर्दर स्टार्स और गैलेक्सीज बनती हैं. और गैलेक्सीज, ये सारी चीज़ें मिला के यूनिवर्स का क्या बनता है, 1% भी टोटल कंटेंट यूनिवर्स का नहीं बनता. मीन्स ये सारे प्लैनेट्स, मून, स्टार्स, नेबुलास, गैलेक्सीज को मिला कर भी यूनिवर्स जो टोटल है उसका 1% भी नहीं बनता. Non-luminous matter, non-luminous means
जिसमें लाइट नहीं है, जो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता है, मोस्टली हाइड्रोजन डिस्पर्स थ्रू आउट स्पेस। सबसे ज़्यादा क्या चीज़ है यूनिवर्स में फैली हुई? हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा फैली हुई है पूरी स्पेस में, एंड इज़ अबाउट 3%। और वो भी कितनी है? नॉन ल्यूमिनस मैटर कितना है बच्चों? 3%। while the rest is largely mysterious dark matter and the completely mysterious dark energy। और बाकी सब कुछ पूरे का पूरा 3% ये हो गया, और ऑलमोस्ट 1% अगर आप स्टार्स और गैलेक्सीज को बना दो तो ये 4% हो गया। और जो ऑलमोस्ट 96% है बाकी सारे का सारा, वो एक मिस्टीरियस स्ट्रेंज डार्क मैटर है और कंप्लीटली डार्क एनर्जी है। ठीक है, ये यूनिवर्स की हमने क्या पढ़ी है? कॉम्पोजिशन। तो यूनिवर्स की कॉम्पोजिशन पे इफ़ यू गेट अ क्वेश्चन तो आप क्या आंसर करोगे? that the planets, moons, stars, nebulas and galaxies that are luminous objects, they comprise only 1% or less than 1% of the universe total contents. On the other hand, some non-luminous matter like hydrogen, it is dispersed throughout the space and it contains 3% of the space composition. And while the rest of the universe is largely mysterious dark matter and dark energy। ये हो गई कॉम्पोजिशन की बात। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ, इसमें मेन पॉइंट्स क्या हैं? लेट्स सी। आर यूनिवर्स स्टार्टेड विद अ बैंग। अगर आप सबको पता हो बिग बैंग, कि हमारा यूनिवर्स किस तरह से बना था, कि एक एक्सप्लोजन हुआ था बहुत बड़ा जिसका नाम था बिग बैंग, उससे स्टार्ट किया गया था, एंड हैज़ बीन एक्सपैंडिंग एवर सिंस। और उसके बाद से अब तक ये एक्सपैंड हो रहा है। द स्पेस बिटवीन गैलेक्सीज इंक्रीजिंग विद टाइम। और स्पेस जो है गैलेक्सीज के दरमियान वो टाइम के साथ बढ़ती चली जा रही है। द डेटा रिसीव डिक्लेयर्ड दैट द यूनिवर्स वॉज नॉट slowing down at all as was previously thought. Rather, it was speeding up as though something were propelling it. Propelling means driving it expansion faster and faster. Let me explain the whole paragraph. यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि हमें पता है यूनिवर्स किस तरह से स्टार्ट हुआ था। इट स्टार्टेड विद अ बैंग, विद अ बिग एक्सप्लोजन, और उस वक्त से लेके अब तक ये फैलता जा रहा है। जो गैलेक्सीज के दरमियान स्पेस है वो बढ़ती चली जा रही है। और जो डेटा रिसीव, अब डेटा ये कौन सा है? द डेटा दैट वाज रिसीव बाय हबल इमेजेस। जो हबल ने इमेजेस भेजे, ठीक है, उनके थ्रू हमें क्या पता चल रहा है कि ये यूनिवर्स जो है वो स्लो डाउन नहीं हो रही है। पहले ये समझा जाता था कि इसकी स्पीड कम हो रही है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है, इसकी स्पीड बढ़ती चली जा रही है। जैसे कोई चीज़ इसको ड्राइव कर रही है, कोई चीज़ इसको पुश कर रही है इसकी स्पीड को, और वो तेज़ी से एक्सपेंशन मीन्स फैलते जा रहे हैं तेज़ी से। ठीक है, ये अब हमें यूनिवर्स का थोड़ा सा दोबारा रेफरेंस मिला। और ये सारी चीज़ें, कितनी ज़्यादा चीज़ें सिर्फ किसके थ्रू हमें पता चल रही हैं? थ्रू हबल टेलीस्कोप। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ पैराग्राफ में। हबल हैज़ थॉरोली स्टडीड स्टार्स। हबल ने क्या किया? बहुत अच्छी तरह से कंप्लीटली स्टार्स को स्टडी किया है। द क्लोजर स्टार टू आवर अर्थ इज़ द सन। सबसे करीब का स्टार कौन सा है? ऑब्वियसली सन। इट इज़ कंसिडर्ड टिपिकल ऑफ मिडल एजेड स्टार्स फॉर्म फ्रॉम अ कोलैप्स क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। अच्छा बच्चों, अगर आपको थोड़ा सा भी इसका एस्ट्रोनॉमी का पता हो तो आपको ये पता होगा कि स्टार्स कैसे बनते हैं? थ्रू क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट। ठीक है, हमारा सन जो है वो टिपिकली एक मिडल एजेड स्टार है। और ये कैसे बना है कि एक कोलैप्स हुआ था क्लाउड का, गैस के क्लाउड का और डस्ट का, और वहाँ से सन बना था। ठीक है, स्टार्स आर बोर्न इन क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट। स्टार्स कैसे बनते हैं बच्चों? गैस के और डस्ट के क्लाउड्स होते हैं, उनके थ्रू बनते हैं। वन सच स्टेलर नर्सरी इज द ओरियन नेब्यूला। स्टेलर मीन्स रिलेटेड टू स्टार्स। स्टार्स की एक नर्सरी का नाम क्या है? ओरियन नेब्यूला। नेब्यूला क्या होता है बच्चों? ये होता है क्लाउड ऑफ गैस, ठीक है, जिससे स्टार्स बनते हैं। तो वो कह रहा है कि इस तरह का एक नर्सरी जहाँ पे स्टार्स बनते हैं उसका नाम क्या है? ओरियन नेब्यूला। एन एनॉर्मस क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। और ये एक बहुत बड़ा क्लाउड है गैस का और डस्ट का, मैनी लाइट ईयर्स अक्रॉस, जो कि कहाँ पर तक फैला हुआ है? कई लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है। लाइट ईयर्स डिस्टेंस की बात है, ठीक है, और जिस स्पीड से लाइट ट्रेवल करती है, ठीक है, और उसको हम क्या नाम देते हैं? लाइट ईयर का नाम देते हैं। रिलेटिवली एक साइंस की टर्म है, लेकिन ये याद रखो कि ये डिस्टेंस की बात है। तो ये ओरियन नेब्यूला जो है एक बहुत बड़ी नेब्यूला है, जो क्लाउड है गैस का और डस्ट का, और कई लाइट ईयर्स पे फैला हुआ है, और ये कई स्टार्स की नर्सरी है, मीन्स कि यहाँ से बहुत से स्टार्स बने हैं। Turbulence from deep within these clouds creates high density regions called knots. Turbulence क्या होते हैं? Violent movements.
कोई बहुत क्विक वॉयलेंट किस्म की मूवमेंट होती है, ठीक है, इन्हीं क्लाउड्स के अंदर ही अंदर कहीं, और उससे क्या बनता है, हाई डेंसिटी रीजन्स के बहुत बड़ी डेंसिटी वाले रीजन्स एरियाज बन जाते हैं, और उन एरियाज को क्या नाम दिया जाता है, नॉट्स। ये साइंटिफिक टर्म्स हैं, ठीक है, बट यू हैव टू नो, यू हैव टू फेमिलियराइज योर सेल्फ विद दीज टर्म्स, क्योंकि आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, कि व्हाट इज मेंट बाय नॉट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेबुला, आपको पता होना चाहिए। और ये तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इन द एक्सरसाइज यू हैव अ क्वेश्चन अबाउट इट, हाउ आर स्टार्स एंड प्लैनेट्स फॉर्म, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, these knots contain sufficient mass that the gas and dust can begin to collapse from gravitational attraction। ये जो नॉट्स बनती हैं, ठीक है, नॉट्स कैसे बनती हैं, रिपीट कर लेते हैं, कि वॉयलेंट मूवमेंट होती है, टर्बुलेंस होती है इन क्लाउड्स के अंदर, नेबुलास के अंदर, और वो हाई डेंसिटी रीजन्स बनाती है जिनको क्या नाम दिया जाता है, नॉट्स, ठीक है। दीज नॉट्स कंटेन सफिशेंट मैस, इन नॉट्स के अंदर काफ़ी हद तक मैस होता है गैस और डस्ट का, ठीक है, और ये क्या करते हैं, कोलैप्स करने लग जाते हैं, जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जिस फोर्स ने इन्हें आपस में जोड़ के रखा होता है उससे कोलैप्स करने लग जाते हैं, उससे टूटने लग जाते हैं। एज इट कोलैप्सेस, जब ये कोलैप्स करते हैं, प्रेशर फ्रॉम ग्रेविटी कॉजेज द मटेरियल एट द सेंटर टू हीट अप। तो जो प्रेशर पड़ता है इनके अंदर की फोर्स है ग्रेविटी, जो कि जोड़े रखती है आपस में, ठीक है, इन सबको फोर्स, तो वो सेंटर में उसकी वजह से हीटिंग अप स्टार्ट हो जाती है, और क्या क्रिएट होता है, अ प्रोटोस्टार। और इसी के सेंटर में क्या चीज़ क्रिएट होती है, प्रोटोस्टार, ठीक है। वन डे दिस कोर बिकम्स हॉट इनफ टू इग्नाइट फ्यूजन। एक दिन ये सेंटर कोर इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि ये फ्यूजन इग्नाइट करता है, मीन्स इसके अंदर टर्बुलेंस होती है, या ये क्या आप इसे कहोगे, टर्बुलेंस होती है, या फिर कोलिजन होती, सॉरी, कोलैप्स करता है एक स्टार, ठीक है, और फ्यूजन वहाँ पे क्रिएट होती है, एंड अ स्टार इज बॉर्न, और इस तरह से एक स्टार पैदा हो जाता है। ये आपको क्या पता चल रहा है इन सारे सेंटेंसेस के अंदर, आपको क्या पता चल रहा है, हाउ आर स्टार्स फॉर्म, ठीक है। नॉट ऑल ऑफ द मटेरियल इन द कोलैप्सिंग क्लाउड एंड्स अप एज अ पार्ट ऑफ अ स्टार। सारे का सारा ये जो मटेरियल होता है जो इधर से नॉट्स में निकला हुआ होता है, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है कि एंड अप कहाँ पे हो एक स्टार बनने में। द रिमेनिंग डस्ट कैन बिकम प्लैनेट्स, वो कुछ उसमें से जो बच जाता है, स्टार नहीं बनता, वो क्या बनता है, प्लैनेट्स बन जाते हैं, एस्ट्रॉइड्स बन जाते हैं, और कॉमेट्स बन जाते हैं, और इट मे रिमेन एज डस्ट, या फिर ये सिर्फ डस्ट ही रह जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से स्टार्स की फॉर्मेशन सेम है, और स्टार्स की फॉर्मेशन के साथ ही बाय प्रोडक्ट हमें क्या मिलती है, समटाइम्स प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स और डस्ट, ठीक है। ये आपको इस पूरे पैराग्राफ में क्या पता चला, कि स्टार्स किस तरह से बनते हैं, और उनके साथ ही ऑब्वियसली प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स किस तरह बनते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। द केमिकल मेकअप ऑफ स्टार्स revealed through spectroscopy depends on the material in which they originate। केमिकल मेकअप, अब ये केस की बात हो रही कॉम्पोजिशन ऑफ स्टार्स, पहले हमने क्या पढ़ा था, कॉम्पोजिशन ऑफ यूनिवर्स, अब हम क्या पढ़े हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ स्टार्स, कि किस तरह से स्टार्स बने हुए होते हैं, इनके अंदर क्या होता है। तो जब रिवील थ्रू स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, साइंस रिलेटेड टू स्टार्स एंड देयर इंटरेक्शन विद मैटर एंड एनर्जी, ठीक है, फील्ड ऑफ साइंस समझ लो, रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी। तो उसमें जब पढ़ते हैं केमिकल मेकअप क्या है स्टार्स का, तो पता क्या चलता है बच्चों कि ये डिपेंड करता है ऑन द मटेरियल इन विच दे ओरिजिनेट, उस मटेरियल के ऊपर जहाँ से वो बने होते हैं। इन द अर्ली यूनिवर्स stars were formed from matter that lacked most elements except for hydrogen and helium। जब अर्ली स्टार्ट था यूनिवर्स का, तो स्टार्स जो हैं उनके अंदर बाकी सारे मटेरियल्स बहुत कम होते थे, और सबसे ज़्यादा क्या चीज़ होती थी, हाइड्रोजन और हीलियम, और आपको पता है कि ये दोनों चीज़ें ही एक्सप्लोजन्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्या होता था अर्ली स्टेजेस में यूनिवर्स की, स्टार्स की कॉम्पोजिशन क्या होती थी, मोस्ट पार्ट उसमें हाइड्रोजन और हीलियम का होता था। द अदर केमिकल एलिमेंट्स हैव बीन एंड आर स्टिल being created in the interior of stars through nuclear fusion processes। और अब जो बाकी केमिकल एलिमेंट्स इनके अंदर बने हुए हैं या बन रहे हैं, वो क्या हो रहा है कि फ्यूजन प्रोसेसेस होते हैं, गैसेस मिलती हैं इनके अंदर डिफरेंट, और फिर एज अ रिजल्ट कोई नए केमिकल्स बनते हैं स्टार्स के अंदर। That new material is eventually recycled into subsequent generations of stars and planets। और ये जो नया मटेरियल बनता जाता है, नया केमिकल बनता जाता है, ठीक है,
वो अगले अगले स्टार्स में सब्सिक्वेंट जनरेशन्स आने वाली जो उनकी जनरेशन होती है स्टार्स की और प्लैनेट्स की, उनके अंदर रिसाइकल होता जाता है और आता जाता है, ठीक है। ये कॉम्पोजिशन होती है किसकी, स्टार्स की। The groupings of stars that form together can vary from a few stars to many hundred or thousands. अब जो stars की groupings होती हैं, ठीक है, अपनी composition की basis पे कि किस star के अंदर कौन सा matter है, किसके अंदर कौन से elements ज़्यादा हैं, ठीक है, ये वेरी कर सकती है, डिफरेंट हो सकती है एक थोड़े से स्टार्स के साथ भी, या फिर मतलब आपस में बहुत ज़्यादा स्टार्स की भी आपस में एक दूसरे के साथ डिफरेंट हो सकती है। The stars in each cluster, cluster means group. The stars in each cluster have a variety of masses. हर ग्रुप के अंदर जो स्टार्स होते हैं उनके अंदर डिफरेंट किस्म का मैसेज होते हैं, जैसे गैसेस हैं डिफरेंट, हाइड्रोजन हीलियम, इस तरह मैसेज भी डिफरेंट होते हैं। द मोस्ट मैसिव स्टार्स आर रेयर, सबसे ज़्यादा मैसिव स्टार्स जो हैं वो कम पाए जाते हैं, while the least massive stars are the most numerous, और जो सबसे जिनके अंदर कम मैस होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा फैले हुए स्टार्स हैं, यानी बहुत ज़्यादा वो वाले स्टार्स हैं। हबल हैज़ प्रोब्ड स्टार क्लस्टर्स ऑफ ऑल साइजेस। हबल ने क्या किया है, स्टडी किया है डीपली किनको, हर तरह के ग्रुप को और हर तरह के साइजेस को, स्टार्स को, एंड यूजेस स्पेक्ट्रोस्कोपी टू डिटरमिन द डिटेल केमिस्ट्री इन द स्टार क्लस्टर मेंबर्स। और फिर इस वजह से जो है क्या हुआ है कि वो साइंस को यूज़ करके रिलेटेड टू स्टार्स क्या चीज़ पता करेगी है कि स्टार्स के जो ग्रुप हैं उनके मेंबर्स की कैसे एक जैसी, उनकी केमिस्ट्री कैसी, उनकी कॉम्पोजिशन कैसी है। By taking precise observations of star cluster members, scientists using Hubble can determine their luminosities and temperatures. अच्छा, अब ये सारा कुछ क्यों किया जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ये सारी कॉम्पोजिशन स्टार्स की क्यों पढ़ी जाती है, क्योंकि साइंटिस्ट ये एक्यूट ऑब्जर्वेशंस लेके स्टार के ग्रुप मेंबर्स की, ठीक है, डिफरेंट स्टार जो एक जैसे हैं उनको डिटरमिन करते हैं, उनका पता चलाते हैं साइंटिस्ट कि उनके अंदर कितनी ल्यूमिनोसिटी है, कितनी लाइट रिफ्लेक्ट करने की पावर है, एंड टेम्परेचर, और कितना उनका टेम्परेचर है एक जैसे स्टार्स का, ठीक है। व्हेन देयर न्यूक्लियर फ्यूल इज एग्जॉस्टेड, जब उनका न्यूक्लियर फ्यूल जो है स्टार्स का वो एग्जॉस्ट हो जाता है, थक जाता है, द मोस्ट मैसिव स्टार्स एक्सप्लोड इन अ स्पेक्टेकुलर फैशन कॉल्ड अ सुपरनोवा। तो बहुत जो बड़े बड़े मैस वाले स्टार्स हैं जिनके अंदर ज़्यादा मैस होता है, ठीक है, वो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के तरीके से एक्सप्लोड करते हैं, फट जाते हैं, और इसकी चीज़ को क्या कहा जाता है, सुपरनोवा। लीविंग बिहाइंड न्यूट्रॉन स्टार्स, और इसके पीछे फिर क्या रह जाता है, न्यूट्रॉन स्टार्स रह जाते हैं, ब्लैक होल्स रह जाते हैं, और नथिंग एट ऑल, या फिर कोई भी चीज़ बाकी नहीं रहती। अब अगेन ये तीनों साइंटिफिक टर्म्स हैं कि न्यूट्रॉन स्टार्स क्या होते हैं, ब्लैक होल्स क्या होते हैं। ब्लैक होल्स होते हैं स्टार्स विद हाई डेंसिटी, या फिर कुछ भी बाकी नहीं बचता, ठीक है। तो ये कब होता है, व्हेन अ सुपरनोवा इज क्रिएटेड। और सुपरनोवा कैसे बनता है, जब एक न्यूक्लियर फ्यूल किसी स्टार का एग्जॉस्ट हो जाता है, ख़त्म हो, मतलब बिल्कुल थक जाता है, ठीक है, तो फिर वो क्या होता है कि स्टार एक्सप्लोड करता है एक बहुत अमेजिंग तरीके से, और उसको क्या कहा जाता है, सुपरनोवा। इस पैराग्राफ में बहुत सी बातें हो गई हैं, ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ स्टार्स हमने पढ़ा, ठीक है, और फिर किस तरह से उनकी ल्यूमिनोसिटी और टेम्परेचर को डिटरमिन किया जाता है, और उसके बाद हमने थर्ड चीज़ क्या पढ़ी है, दैट इज़ सुपरनोवा एंड हाउ इज़ इट क्रिएटेड। नेक्स्ट पैराग्राफ के ऊपर चलते हैं। गैलेक्सीज आर वास्ट cosmic islands of stars, gas, dust and dark matter held together by gravity. अब गैलेक्सीज क्या चीज़ें होती हैं, गैलेक्सीज होती हैं बड़े बड़े जजीरे हैं यूनिवर्स के, ठीक है, और ये किस किस चीज़ से बने हुए, स्टार्स से, गैस से, डस्ट से, और इसके अंदर डार्क मैटर, ये सारी चीज़ें क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। और इन सब को होल्ड किया होता है गैलेक्सीज ने विद द फोर्स दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होती है, जो सब चीज़ों को इकट्ठा करके रखती है, वो फोर्स, ठीक है। हबल्स कीन आई, अब फिर हम हबल के ऊपर आ रहे हैं, थैंक्स टू हबल। ये सारी डिस्कवरीज किसकी वजह से हुई हैं, हबल स्पेस टेलीस्कोप की वजह से, ठीक है। Hubble's keen eye has revealed intricate details of shapes, structures and histories of galaxies. हबल की जो बहुत ज़्यादा शार्प आई है, जो सुपरविजन है, उसने क्या किया है, बहुत एक्सप्रेस किए, बहुत डेलिकेट सी डिटेल्स जो हैं, किन की, स्टार्स की शेप्स, स्ट्रक्चर्स एंड हिस्ट्रीज ऑफ गैलेक्सीज, ठीक है। उसने क्योंकि वो वाली पिक्चर्स ली हैं, तो इसलिए हमें क्या पता चलता है हबल के इमेजेस के थ्रू, शेप्स,
structures, and histories of galaxies, whether alone as part of a small groups or within immense clusters. चाहे वो अलग हैं एक छोटे ग्रुप का पार्ट है या फिर बड़े बड़े immense cluster means कि बड़े ग्रुप का किसी का पार्ट है. From supermassive black holes at galactic centers to giant bursts of star formation to titanic collisions between galaxies, these discoveries allow astronomers to probe the current properties of galaxies as well as examine how they formed and developed over time. अब हबल के इमेजेस से क्या है, कौन कौन से इमेजेस उसने लिए? सुपर मैसिव ब्लैक होल्स. सुपर मैसिव ब्लैक होल्स मीन्स कि जिनके अंदर बहुत ज़्यादा मैस हो चुका है, वो वाले ब्लैक होल्स. ब्लैक होल्स बेसिकली क्या होते हैं? कोई स्टार जब उसकी या प्लैनेट जब उसकी बहुत ज़्यादा ग्रेविटी बढ़ जाती है तो वो इर्द गिर्द के वो मैग्नेट की तरह बन जाता है और बाकी इर्द गिर्द के भी प्लैनेट्स को या जो मैटर है उसके इर्द गिर्द उसको अपने अंदर खींचने लग जाता है. ठीक है, और इस तरह से वो ब्लैक होल और मैसिव बड़ा बड़ा उसके अंदर मैस होता चला जा रहा होता है. ठीक है, तो हमें ये इमेजेस किसने दिए? हबल ने. एट गैलेक्टिक सेंटर्स के ब्लैक होल्स जो कि गैलेक्सीज के सेंटर में बने हुए हैं, और उसके साथ और कौन से इमेजेस दिए? जॉइंट बर्स्ट ऑफ स्टार फॉर्मेशन, या फिर बड़े बड़े बर्स्ट या फ्यूजन्स होती हैं जहाँ से स्टार्स बनते हैं बाय टाइटैनिक कोलिजन्स बिटवीन गैलेक्सीज. ठीक है, ये सारे इमेजेस भी किसने दिए हैं? हबल ने. दीज डिस्कवरीज, ये सारी डिस्कवरीज अलाउ क्या करती हैं एस्ट्रोनॉमर्स को इन सारी चीज़ों के साथ कि वो क्या एग्जामिन कर सकते हैं? हाउ दे फॉर्म, कि कैसे गैलेक्सीज बनी थी, एंड डेवलप्ड ओवर टाइम, और किस तरह से वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी फैली, एवोल्यूशन हुई उनकी विद द पैसेज ऑफ टाइम. ठीक है, अब इसमें हमें अगर हम इसको टॉपिक से रिलेट कर रहे हैं इस पैराग्राफ को, तो हबल स्पेस टेलीस्कोप की हम बात कर रहे हैं और अगेन उसके इमेजेस और उसके सुपर जो विजन है उसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, कि उसने इतने अच्छे इंट्रिकेट डिटेल्स दिए हमें स्टार्स की, गैलेक्सीज की, उनकी शेप्स के बारे में, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में और उनकी हिस्ट्री के बारे में, कि अब हमें क्या पता चल जाता है साइंटिस्ट को, वो एग्जामिन कर सकते हैं कि हाउ दे फॉर्म, किस तरह से गैलेक्सीज बनी और किस तरह से वो डेवलप हुई ओवर टाइम. नेक्स्ट, एस्ट्रोनॉमर्स क्लासिफाई गैलेक्सीज इनटू 3 मेजर कैटेगरीज. अब इन सारे इमेजेस को देखते हुए एस्ट्रोनॉमर्स मीन स्पेस साइंटिस्ट, ठीक है, उन्होंने 3 कैटेगरीज बनाई हैं किसकी? गैलेक्सीज की. नंबर 1, फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एलिप्टिकल, सेकेंड वन इज स्पाइरल एंड थर्ड वन इज इरेगुलर. मैंने मीनिंग्स पे लिख दिया. एलिप्टिकल क्या होता है? ओवल शेप को कहते हैं. स्पाइरल क्या होता है? जो क्वाइल, एक स्प्रिंग टाइप जो शेप होती है. और थर्ड वन इज इरेगुलर. इरेगुलर का आपको पता है कोई प्रॉपर शेप नहीं होती. तो साइंटिस्ट ने इन सारे इमेजेस के थ्रू 3 टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज बनाई हैं, और उनकी गैलेक्सीज के 3 टाइप्स किस बेसिस पे बनाई गई हैं? उनकी शेप्स पे. फर्स्ट कैटेगरी क्या है बच्चों? एलिप्टिकल है, second one spiral, or third one irregular. These galaxies span a wide range of sizes from dwarf galaxies containing as few as 100 million stars to giant galaxies with more than a trillion stars. Dwarf क्या होता है? बोने को कहते हैं ना. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि ये गैलेक्सीज जो हैं डिफरेंट साइजेस हैं इनके. कुछ इनमें से डॉर्फ गैलेक्सीज हैं. डॉर्फ गैलेक्सीज मीन्स बहुत छोटी हैं, और छोटी गैलेक्सीज कितनी हैं? जिनमें 100 मिलियन स्टार्स हैं. अब ये इनको फ्यू क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम गैलेक्सीज की बात कर रहे हैं, कोई छोटी मोटी चीज़ की बात नहीं कर रहे. तो छोटी गैलेक्सीज कौन सी, जिनमें ऑलमोस्ट 100 मिलियन स्टार्स हैं, और जॉइंट गैलेक्सीज, बड़ी गैलेक्सीज कौन सी हैं? जिनमें ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन स्टार्स होते हैं. ठीक है, इस तरह से इन साइजेस जो, अगर आप, क्योंकि हम यूनिवर्स की बात करें तो यूनिवर्स और गैलेक्सीज बहुत बड़े बड़े साइजेस की हैं, इसलिए इसमें छोटी ड्वार्फ गैलेक्सीज कौन सी हैं? वो वाली जिनमें ऑलमोस्ट 100 मिलियन स्टार्स हैं. और जॉइंट गैलेक्सीज कौन सी हैं? बड़े वाली जिनमें ट्रिलियन स्टार से भी ज़्यादा हैं. अब इन तीनों डिफरेंट टाइप्स को एक्सप्लेन किया जा रहा है यहाँ पे. पहली है एलिप्टिकल. Ellipticals, which account for about one third of all the galaxies, vary from nearly circular to very elongated. अगेन हम शेप की बात कर रहे हैं कि एलिप्टिकल्स होती हैं ओवल शेप. ये ऑलमोस्ट कितने इन्होंने स्पेस को लिया हुआ है? ऐसी गैलेक्सीज कितनी है इस स्पेस के अंदर? 1/3. कितना पार्ट है इनका पूरी स्पेस के अंदर? तकरीबन 1/3 पार्ट है. और इनकी शेप कभी कभार सर्कुलर भी हो सकती है, और एलोंगेटेड मीन्स कि बहुत ज़्यादा ओवल भी हो सकती है. दे पजेस कंपैरेटिवली लिटिल गैस एंड डस्ट. इनके अंदर इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? कि इनमें कंपैरेटिवली कम गैस और डस्ट होती है
contain older stars and are not actively forming stars anymore. और इनके अंदर पुराने स्टार्स होते हैं और अब ये एक्टिवली नए स्टार्स नहीं बना रही होती. इनके क्या नाम है? एलिप्टिकल्स. The largest and rarest of these, called giant ellipticals, are about 300,000 light years across. जो बड़ी और जो सबसे आमतौर पे कम गैलेक्सीज हैं एलिप्टिकल, वो बड़ी वाली जॉइंट एलिप्टिकल्स जिन्हें हम कहते हैं, वो कितनी हैं? ऑलमोस्ट एक जो एलिप्टिकल गैलेक्सी है वो ऑलमोस्ट 300,000 लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पे फैली हुई है. मीन्स बहुत बड़ी बड़ी हैं. Astronomers theorize that these are formed by mergers of smaller galaxies. Astronomers ने ये बात कंक्लूड की है कि ये इतनी बड़ी बड़ी कैसे हुई हैं कि सारी मर्ज हुई हैं. कुछ छोटी गैलेक्सीज आपस में मिली, मर्ज हुई और उन्होंने इस तरह से एक बड़ी एलिप्टिकल गैलेक्सी बना ली. Much more common are dwarf ellipticals, which are only a few thousand light years wide. और जो इनमें कॉमन है वो ड्वार्फ एलिप्टिकल्स हैं. ड्वार्फ मीन्स छोटी एलिप्टिकल गैलेक्सीज हैं जो कि बिल्कुल एक फ्यू थाउजेंड ईयर आगे हैं. Spiral galaxies appear as flat, blue-white disks of stars, gas, and dust with yellowish bulges in their centers. फिर आ जाती है हमारे पास स्पाइरल गैलेक्सीज. स्पाइरल मीन्स कॉइल लाइक या फिर स्प्रिंग शेप में जो गैलेक्सीज होती हैं वो कैसी होती है? फ्लैट होती हैं या ब्लू वाइट कलर की डिस्क की तरह हमें नज़र आ रही होती है. स्टार्स, गैस एंड डस्ट विद येलोइश bulges in their centers. These galaxies are divided into two groups, normal spirals and barred spirals. और ये दो फर्दर ग्रुप्स में आगे डिवाइड होती हैं जिनको आप क्या नाम देते हो? नॉर्मल स्पाइरल्स एंड barred spirals. Spirals are actively forming stars and comprise a large fraction of all the galaxies in the local universe. ये जो स्पाइरल्स होती हैं ये एक्चुअली क्या होती हैं? एक्टिवली फॉर्म कर रही होती हैं स्टार्स को, और इन्होंने बहुत बड़ा पार्ट जो है वो यूनिवर्स का इन गैलेक्सीज का है. थर्ड वन इज इरेगुलर गैलेक्सीज विच हैव वेरी लिटिल डस्ट, जिनके अंदर बहुत कम डस्ट होती है. आर नीदर डिस्क लाइक नॉर एलिप्टिकल, ना ये डिस्क की शेप की होती हैं ना ओवल शेप की होती हैं. Astronomers often see irregular galaxies as they peer deeply into the universe. और एस्ट्रोनॉमर्स इन्हें इरेगुलर गैलेक्सीज को कब देखते हैं? जब वो बहुत डीपली स्टडी कर रहे होते हैं यूनिवर्स को. These galaxies are abundant in the early universe. ये पहले शुरू के यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा थी. Before spirals and ellipticals develop. इससे पहले के spirals या ellipticals आती. Aside from these three classic categories, और इन क्लासिक थ्री कैटेगरीज के अलावा भी क्या है बच्चों? एस्ट्रोनॉमर्स हैव ऑल्सो आइडेंटिफाइड मैनी अनयूजुअली शेप्ड गैलेक्सीज. एस्ट्रोनॉमर्स ने बहुत सी अनयूजुअल शेप की गैलेक्सीज भी ढूंढी हैं दैट सीम टू बी इन अ ट्रांजिटरी फेज ऑफ गैलेक्टिक डेवलपमेंट. लेकिन वो क्या होता है? वो किसी अपने चेंजिंग फेज में होती हैं. कोई फर्दर उन्होंने डेवलप होकर कोई और गैलेक्सी टाइप बनानी होती है. ठीक है. These include those in the process of colliding or interacting. ये इनमें कौन कौन सी हैं जो कि ऑलरेडी आपस में कोलाइड, एक दूसरे से टकरा रही होती है, और इंटरैक्ट या एक दूसरे के अंदर मिक्सअप हो रही होती हैं. एंड दोज विद एक्टिव न्यूक्लियाई इजेक्टिंग जेट्स ऑफ गैस, और वो भी जो कि बहुत ज़्यादा अपने न्यूक्लियस से गैस को एमिट कर रही होती है, निकाल रही होती हैं. ठीक है. While the distances between galaxies seem large, so too are galaxies diameters. अब इन गैलेक्सीज के दरमियान जो है वो डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसी तरह से जैसे इनके दरमियान हमें डिस्टेंसेस ज़्यादा लगते हैं, इसी तरह से इनके डायामीटर्स भी बहुत बड़े बड़े होते हैं. कंपेयर टू स्टार्स, गैलेक्सीज आर रिलेटिवली क्लोज टू वन अनदर. अगर आप स्टार्स से कंपैरिजन करो तो गैलेक्सीज एक दूसरे के काफ़ी हद तक करीब होती हैं. दे इंटरैक्ट एंड इवन कोलाइड, आपस में मिलती भी हैं और टकराती भी हैं. When galaxies collide, they pass through each other. Their stars don't crash into each other because of the immense distances between them. अब जब कोलाइड करती हैं गैलेक्सीज आपस में, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें बहुत. ठीक है. कि जब गैलेक्सीज आपस में कोलाइड करती हैं और एक दूसरे के अंदर से गुजरती हैं, तो उनके स्टार्स एक दूसरे में क्रैश होकर टकराते नहीं हैं. क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंसेस होते हैं उनके दरमियान, पूरी की पूरी गैलेक्सी जब टकरा रही होती है. ठीक है. However, gravitational interactions between colliding galaxies could create new waves of star formation. लेकिन क्या होता है कभी कभार कि इनके दरमियान ग्रेविटेशनल इंटरेक्शंस यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है
उसकी वजह से क्या होता है, जब आपस में गैलेक्सीज टकराती हैं, इनकी वजह से कुछ नई वेव्स होती हैं स्टार फॉर्मेशन की, वो बन जाती हैं। और इस न्यू वेव्स को हम क्या कहते हैं, सुपरनोवास एंड इवन ब्लैक होल्स। और क्या बन सॉरी इससे क्या बन जाता है, वेव्स बन जाती हैं, कभी कभार सुपरनोवास बन जाते हैं और कभी कभार ब्लैक होल्स बन जाते हैं। कोलिजन्स डू डिस्टॉर्ट अ गैलेक्सी शेप। और कोलिजन्स, टकराव जो होता है गैलेक्सी का, वो कभी कभार एक गैलेक्सी की शेप को भी ख़राब कर देता है। 4 billion years from now, our own Milky Way galaxy is destined for a collision with the neighboring spiral Andromeda galaxy. अब क्या एस्टिमेट लगाया है साइंटिस्ट ने कि 4 बिलियन ईयर्स के बाद अब से हमारी मिल्की वे, जो हमारी गैलेक्सी है, इसने भी टकराना है किसके साथ, अपनी नेबरिंग गैलेक्सी, जिसकी शेप क्या है, स्पाइरल, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। द सन विल लाइकली बी फ्लंग इन टू अ न्यू रीजन ऑफ आवर गैलेक्सी। और इसका रिजल्ट क्या होगा, सन जो है वो हमारे एक नए एरिया में चला जाएगा गैलेक्सी के। बट आर अर्थ एंड सोलर सिस्टम आर इन नो डेंजर ऑफ बीइंग डिस्ट्रॉयड। लेकिन फिर भी हमारी अर्थ और सोलर सिस्टम किसी तरह भी तबाह नहीं होंगे। एंड्रोमेडा इज़ नाउ 2.5 लाइट ईयर्स अवे। वो अभी कितने डिस्टेंस पे है, 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स। बट इट इज़ इनएक्सोरेबली फॉलोइंग टूवर्ड्स द मिल्की वे अंडर द म्यूचुअल पुल ऑफ ग्रेविटी। लेकिन वो एक अनस्टॉपेबल वे, यानी उसको रोका नहीं जा सकता, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, ग्रेविटी की वजह से वो हमारे करीब आ रही है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, बिटवीन द टू गैलेक्सीज एंड द इनविजिबल डार्क मैटर दैट अराउंड्स देम बोथ। तो ये एक दूसरे के करीब आए जा रही हैं दोनों गैलेक्सीज, हमारी मिल्की वे और नेबरिंग एंड्रोमेडा। और 4 बिलियन ईयर्स बाद ये आपस में जाके कोलाइड हो जाएंगी। लेकिन सन अपनी जगह चेंज करेगा एज अ स्टार। लेकिन हमारी अर्थ को और बाकी सोलर सिस्टम को कोई डिस्ट्रक्शन नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा डिस्टेंस होता है स्टार्स का आपस में एक दूसरे के साथ। ठीक है, आई एम गोइंग टू स्टॉप हेयर। और अब आप लोग इस लेसन को रिवाइज करो, ठीक है, इसको बार बार देखो, एंड देन आई एम गोइंग टू गिव यू अ क्वेश्चन एज यूजुअल, और आप मुझे आंसर करोगे, ठीक है। लेट्स सी कि किसको कितना समझ में आया है। सारे के